हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे बीएड सेकेंड ईयर के यूनिट थर्ड लिंग विद्यालय एवं समाज। इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 1, मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं। उत्तर में आते हैं, मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो हमारी प्रकृति या स्वभाव में निहित हैं। इनके अभाव में हम मानव के रूप में अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। यदि मानव अधिकार न हो तो उनके अभाव में इन मानव अधिकार के अभाव में अपना जीवन सही से व्यतीत नहीं कर सकते। मानव अधिकार मौलिक स्वतंत्रताएं हमको पूर्ण रूप से विकसित होने के लिए अवसर प्रदान करती हैं। साथ ही इनके द्वारा मानवीय गुणों, प्रतिभाओं तथा चेतना का सदुपयोग किया जाता है। यह अधिकार मानवता पर आधारित है। JES फॉसेट के अनुसार मानव अधिकार कभी कभी मौलिक अधिकार या मूल अधिकार या प्राकृतिक अधिकारों के नाम से पुकारे जाते हैं। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जिनको की व्यवस्थापिका द्वारा छीना नहीं जा सकता। प्राकृतिक अधिकार मनुष्य तथा नारी दोनों से संबंधित हैं। साथ ही वे उनके स्वभाव के अनुकूल होते हैं। मानव अधिकार का विधायन द्वारा सृजन नहीं किया जाता, वरन इनकी स्थिति स्वाभाविक होती है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में नारी शिक्षा की एक समस्या की व्याख्या कीजिए। उत्तर में देखते हैं, बालिकाओं को विद्यालय में पर्याप्त सुविधाओं का न होना, ये नारी समस्या है। एक नारी की शिक्षा की समस्या। आगे इसमें देखते हैं प्रश्न नंबर 3, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा बनाए रखने वाले अभिकरण कौन कौन से हैं। उत्तर में महिला हिंसा को बढ़ावा देने के लिए अभिकरणों में निम्न अभिकरण मुख्य हैं। पहला पॉइंट है परिवार है, हिंसा को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय है और कार्यस्थल है और संचार इन मीडिया। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, महिला हिंसा में परिवार की भूमिका बताइए। महिला हिंसा में परिवार की भूमिका, पहला पॉइंट है इसमें कन्या भ्रूण हत्या, दूसरा कन्या शिशु हत्या, तीसरा बाल विवाह, चौथा दहेज प्रथा और पांचवा विधवापन, छठा है घरेलू हिंसा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5, घरेलू हिंसा के कारण बताइए, अथवा घरेलू हिंसा के 2 कारण बताइए, अथवा घरेलू हिंसा का एक प्रमुख कारण बताइए। देखते हैं उत्तर में, घरेलू हिंसा के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला है बालिकाओं के प्रति एक गंदी मानसिकता, दूसरा है बालिकाओं को दबा कर रखना, तीसरा है घरेलू हिंसा को समझ न पाना, चौथा है घरेलू हिंसा के विरुद्ध आवाज़ न उठा पाना, पांचवा है घरेलू हिंसा के प्रति परिवार तथा समाज का अनुचित दृष्टिकोण, यानी सही दृष्टिकोण न होना, और छठा है इसमें घरेलू हिंसा के समाधान के कोई 5 उपाय बताइए। घरेलू हिंसा के समाधान के उपाय निम्नलिखित हैं। देखते हैं इसमें, पहला है घरेलू हिंसा के विषय में तथा इसकी पहचान के लिए जागरूकता लानी चाहिए। घरेलू हिंसा कम करने के लिए बालिकाओं को प्रारंभ से ही शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। और तीसरा है अपनी रक्षा के लिए बालिकाओं को प्रशिक्षित करना चाहिए। चौथा है इसमें घरेलू हिंसा के नियमों का सख्ती से पालन कराना। और पांचवा है घरेलू हिंसा के मामलों के सामने आने पर घर परिवारजनों तथा समाज को सहयोग देना चाहिए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7, बाल विवाह के प्रमुख कारण बताइए। बाल विवाह के कारण, पहला है बालिकाओं के लिए असुरक्षित वातावरण, दूसरा है कन्या को पराधन मानना, तीसरा है रजू धर्म से पूर्व ही कन्यादान को उचित मानना,
चौथा है सामाजिक दबाव और पांचवा है लड़कियां स्वच्छंद हो जाएंगी अतः शीघ्र ही विवाह। और आठवां प्रश्न है सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं? सशक्तिकरण के अंतर्गत महिलाओं से जुड़े सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी मुद्दों पर संवेदनशीलता और सरोकार व्यक्त किया जाता है। सशक्तिकरण की प्रक्रिया में समाज को पारंपरिक पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण के प्रति जागरूक किया जाता है, जिसने महिलाओं की स्थिति को सदैव कमतर माना है। वैश्विक स्तर पर नारीवादी आंदोलनों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने महिलाओं के सामाजिक समता, स्वतंत्रता और न्याय की राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नवा प्रश्न है इसमें छात्राओं द्वारा प्राथमिक शिक्षा को बीच में छोड़ देने के कोई 2 कारण लिखिए। पहला है गरीबी, दूसरा है महिलाओं में निरक्षरता। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं वैश्विक नारीवाद की एक विशेषता लिखिए। उत्तर में आते हैं पितृसत्तात्मक समझ को समाप्त करना तथा सामाजिक क्षेत्र में स्त्रियों की समझ को समाहित करना। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं पारिवारिक मुद्दों में महिलाओं की निर्णय लेने की सहभागिता को केवल एक उदाहरण द्वारा समझाइए। उत्तर में देखते हैं हमेशा से ही यही माना गया कि स्त्रियां शारीरिक रूप से पुरुषों से कमजोर हैं, पर मेरा मन यह नहीं मानता जो स्त्री सृजन की शक्ति रखती है वह कमजोर कैसे हो सकती है। ज़्यादातर हादसे का शिकार होने की वजह से उनका डर और दहशत से कमज़ोर पड़ जाना ही होता है। एक छोटा बच्चा भी अगर अपनी पूरी शक्ति लगाकर हाथ पैर मारता है या शरीर कड़ा कर लेता है, जब बच्चा किसी बात के लिए जिद करता है तो किसी के लिए भी उसे काबू में करना बहुत मुश्किल होता है। जब अकेली लड़की और स्त्री के साथ अकेले दुष्कर्म करना आसान नहीं रहा, तब धोखे से उनके साथ दुष्कर्म होने लगे। किसी सॉफ्ट ड्रिंक में नशे की गोली डालकर या फिर एक के साथ कई दरिंदे मिलकर दुराचार को अंजाम देने लगे। आज सबसे ज़रूरी है कि हमारा समाज अपनी सोच को बदले, जहां कानून सिर्फ पन्नों में धरे रह जाते या तो वो समय पर साथ नहीं देते, उचित न्याय नहीं देते या समय पर न्याय नहीं देते, तो हम अपने आप का भरोसा करें, स्वयं न्याय करें। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं भारत में इस औरतों के अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा आयोग है? उत्तर में है राष्ट्रीय महिला आयोग। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं आप किसी देश की स्थिति वहाँ की औरतों की दशा को देखकर जान सकते हैं। ये कथन किस महापुरुष का है? उत्तर में है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। और देखते हैं उत्तर नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 महिला के स्वतंत्र विकास में किससे बाधा उत्पन्न होती है? उत्तर में रूढ़िवादी परंपराओं और रीति रिवाजों से। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15 बाल विवाह निरोधक अधिनियम क्या है? इसके अनुसार विवाह के समय लड़के की आयु 18 वर्ष तथा लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं बाल विवाह निराकरण हेतु 2 सुझाव लिखिए। अब देखते हैं पहला पॉइंट बालिकाओं की शिक्षा का समुचित प्रबंध, और इसमें दूसरा है जागरूकता कार्यक्रम का संचालन,
प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए किन किन संगठनों का उल्लेखनीय योगदान रहा। उत्तर में आते हैं भारतीय महिला राष्ट्रीय परिषद, भारतीय महिला समिति, विश्वविद्यालय महिला संघ, भारतीय ईसाई महिला मंडल, अखिल भारतीय स्त्री शिक्षा संस्था, कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट आदि का स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए उल्लेखनीय योगदान रहा है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 18, किसी भी देश की परंपराओं में विभिन्नता का कारण क्या होता है। प्राकृतिक स्थिति या भौगोलिक वातावरण, यानी किसी भी देश की जो परंपरा है, परंपराओं में विभिन्नता का कारण भौगोलिक यानी प्राकृतिक स्थिति या तथा भौगोलिक वातावरण के कारण होता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 19, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। इसमें उत्तर में देखते हैं, पहला पॉइंट आपराधिक हिंसा, दूसरा है घरेलू हिंसा, तीसरा है इसमें सामाजिक हिंसा। आप देखते हैं प्रश्न नंबर 20, महिलाओं के कार्य संबंधी नियम का कानून क्या है। भारत सरकार ने इस कानून के द्वारा वे कार्य जिनमें स्त्रियों के लिए ज़्यादा खतरा हो या स्त्री के शारीरिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने की संभावना हो, ऐसे सभी कार्यों पर महिलाओं के प्रति प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई। आप देखते हैं प्रश्न नंबर 21, स्त्री शिक्षा के लिए लेडी इरविन कॉलेज सन 1932 में दिल्ली में किस संगठन द्वारा स्थापित किया गया था। उत्तर में देखते हैं, अखिल भारतीय सम्मेलन द्वारा। स्त्री शिक्षा के लिए जो लेडी इरविन कॉलेज सन 1932 में दिल्ली में अखिल भारतीय सम्मेलन द्वारा स्थापित किया गया था। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 22, रोजगार के संदर्भ में लड़कियों के विरुद्ध भेदभाव के नए चिन्हक के रूप में कौन सी शिक्षा है। अब देखते हैं इसमें, अब सभी क्षेत्रों मसलन संगठित, असंगठित, सरकारी, निजी और शैक्षणिक आदि में नियोक्ताओं के लिए जरूरी हो गया है कि वह शिकायत दूर करने की समुचित व्यवस्था करे, साथ ही यौन उत्पीड़न संबंधी निश्चित नीति अपनाए और शिकायत निवारण समिति का गठन करे। कुछ ही कंपनी ने स्वीकार किया कि यौन उत्पीड़न लिंग भेदभाव का गंभीर रूप है। नीतियां लागू कर उन्होंने शिकायत निवारण समिति का गठन तो जरूर किया, लेकिन अपने यहाँ बड़ी कमजोर ढंग से नीतियां बनाई और समिति का गठन भी इस तरह से किया कि उसमें सभी स्तर के कर्मियों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया। अक्सर उन्हें पूर्वग्रह रहित तीसरे पक्ष को कमेटी में जगह ही नहीं दी, जैसे कि किसी गैर सरकारी संगठन या किसी और प्रकार के संगठन के प्रतिनिधित्व या किसी स्वतंत्र व्यक्ति को जो यौन उत्पीड़न के हर पहलू से पूरी तरह वाकिफ हो और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देश को भी जानता हो। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 23, अश्वेत नारीवाद क्या है अथवा अश्वेत नारीवाद से आप क्या समझते हैं। उत्तर में आते हैं, अश्वेत नारीवाद तीसरी लहर के उत्तर में आधुनिक नारीवाद में अश्वेत औरतों की अहम भूमिका रही है। वे न केवल लिंग भेद बल्कि नस्लवाद तथा रंग भेद का शिकार भी बनाई जाती रहीं। 1920 में जब अश्वेत औरतों ने राष्ट्रीय महिला पार्टी से अपने अधिकारों की रक्षा की अपील की, तो इस प्रार्थना को यह कहकर स्वीकार किया गया कि यह नारीवाद की नहीं अपितु नस्लवाद की समस्या है। दूसरी लहर पर यह आरोप लगाया गया कि वे केवल श्वेत मध्यम वर्गीय मध्य आयु की स्त्रियों तक सीमित होकर रह गई हैं और तथा इस प्रकार इसने अश्वेत स्त्रियों तथा तीसरी दुनिया की स्त्रियों को नज़रअंदाज किया।
जबकि तीसरी लहर ने इस गुमशुदा आवाज़ को सुनना शुरू किया। इस प्रकार स्त्रीवाद दुनिया के अन्य देशों में भी फैलना शुरू हो गया और वैश्विक रूप से इसे पहचाना भी जाने लगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 24, घरेलू श्रम क्या है। उत्तर में देखते हैं कुछ मनुष्य तथा स्त्रियां घरों में कार्य करके अपना गुजारा करते हैं। इस प्रकार के कार्य करने को घरेलू श्रम कहा जाता है। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं शारदा सदन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। उत्तर में देखते हैं पंडिता रमाबाई द्वारा की गई थी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 26, दहेज को एक सामाजिक बुराई क्यों माना जाता है। उत्तर में आता है दहेज एक सामाजिक बुराई है क्योंकि इससे समाज की स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सामाजिक स्तर पर इसमें महिलाओं का स्तर निम्न किया गया तथा इससे काला धन कमाने तथा अन्य गलत क्रियाकलापों की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 27, सत्ता नारीवाद क्या है। सत्ता नारीवाद उत्तर नारीवाद से विपरीत दिशा में जाता है। यह नारी अस्तित्व के शिकार यानी पीड़ित रूप को अस्वीकार करता है। स्त्रियों को अपनी सभी संभावनाओं को विकसित करके सशक्तिकरण करने के लिए प्रोत्साहित करने पर यह जोर देता है। व्यक्तिगत से समुदाय स्तर तक इस सशक्तिकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान की जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में सकारात्मक चिंतन तथा सकारात्मकता में इस समस्या का हल ढूंढा जा सकता है, ऐसी इस नारीवाद की धारणा है। इस धारणा के चलते वर्ष 2001 में गर्ल पावर के शब्द को शब्दकोश में शामिल करते हुए इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई कि इसमें आत्मनिर्भरता तथा महत्वाकांक्षा के साथ साथ व्यक्तिवाद की भावना भी प्रबल हुई। इस परिवर्तन के कई कारण हैं, जैसे कि वैश्वीकरण, उपग्रह, मीडिया तथा इंटरनेट, नए रोजगार तथा व्यवसाय, शिक्षा का प्रसार और दूसरी दुनिया में भ्रमण और मिश्रण के अधिक अवसर आदि। दूसरे प्रकार के नारीवादी भी उभर रहे हैं जो कि किसी विशिष्ट सामाजिक मुद्दे को लेकर संघर्ष करते हैं, जैसे कि पर्यावरण विनाश। इनमें मुख्य हैं चिपको आंदोलन, मेघा पाटकर का नर्मदा बचाओ अभियान तथा वंदना शिवा के इको फेमिनिस्ट विचार, जिसमें पर्यावरण के प्रति चिंता शामिल है। यह जागरूकता के कुछ उदाहरण हैं। इन सब सामाजिक वास्तविकताओं में कुछ समस्याएं जैसे कि पानी की कमी तीसरी दुनिया के संदर्भ में स्त्रियों का प्रश्न बन गया है। परिवार तथा कृषि श्रमिकों के रूप में औरतों को ही पानी से संबंधित प्रबंधन करना पड़ता है तथा ऐसे उत्पन्न जल आपदा के प्रश्नों से वह सीधी संबंध रखती है, इसीलिए इन समस्याओं से भी सीधे रूप से जुड़ी हैं। अब अंततः मुख्य नारीवादी सिद्धांतों के अध्ययन से स्पष्ट है कि स्त्रीवाद के सभी सिद्धांतों में आपस में वैचारिक मतभेद रहे हैं, जिनके कारण ही उनके विभिन्न समूह प्रकट होते रहे हैं। स्थूल रूप से विवाद समानता स्त्रीवाद तथा विभेदीय स्त्रीवाद में रहा है। समानता स्त्रीवाद में पुरुषों के समान स्थान तथा अधिकार प्राप्त करने की प्रवृत्ति प्रबल थी, तो विभेदीय स्त्रीवाद स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच भेदों को स्वीकार करते हुए दोनों के बीच अलग अलग भूमिकाओं को स्वीकार करता है। आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली सभी वीडियोज आपके पास पहले पहुँचे।